हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी। तो देखिए, एनर्जी को जब हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। अगर हमें कोई वर्क डन करना होता है तो हम क्या करते हैं, क्या है, हमारी एनर्जी जो है उसे यूज़ करते हैं और उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं वर्क के अंदर। तो जब हम कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं, हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं वर्क के अंदर, और वो एनर्जी जो है उस चीज़ में, उस वर्क डन में यूटिलाइज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसको कंप्रेस करने में वर्क डन जो है वो हम अपनी एनर्जी से करते हैं, तो वो वर्क डन हो पाता है। तो हम डिफाइन करते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी प्रोसेस एनर्जी इफ इट हैज़ कैपेसिटी टू डू वर्क। व्हेन बॉडी प्रोसेसिंग एनर्जी डज सम वर्क, पार्ट ऑफ इज एनर्जी यूज्ड अप। और यहीं अगर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एनर्जी कैसे आती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कंडीशन में रिलीज करते हैं तो वो जब उसे रिलीज़ करते हैं तो वो स्पीड के साथ जो है एक्सपेंड होती है। तो ये वर्क करने के लिए उसमें एनर्जी जो है वो कहाँ से आई, तो जब हमने स्प्रिंग पे वर्क डन किया तो उसके अंदर एनर्जी आई। तो हम कहते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट में वर्क करते हैं तो वो वर्क जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी सिंपल वर्ड के अंदर एनर्जी और वर्क जो है वो दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल होती है। तो यहाँ पे एनर्जी और वर्क जो है दोनों की यूनिट जो है वो जूल होती है। और एग्जांपल देखिए, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी हाइट तक लेके जाते हैं तो उसमें हमें क्या वर्क डन करना पड़ता है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसको अगर हम h हाइट तक लेके जाएं, ठीक है, तो उसमें क्या करना होगा, हमें वर्क डन करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं F और इसको h हाइट तक लेके जा रहे हैं, तो जो हमने वर्क किया होगा वो होगा फोर्स इंटू हाइट h। तो ये हाइट h तक जो हमने वर्क डन किया वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर इस हाइट से हम इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो होगा क्या, उस एनर्जी को यूज़ करेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हम वर्क डन करते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी जो है वो वर्क करने में यूज़ होती है। जब हम यहाँ पे बात करेंगे फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स में इस सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट या उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट में आती है। जैसे हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसके अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो मूवमेंट की वजह से एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी होगी। इसके अलावा हम पोजीशन की बात करें कि एक ऑब्जेक्ट हाइट पे है, तो जितनी ज़्यादा हाइट पे है वो उसके अंदर उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से। वैसे हम देखिए स्प्रिंग के अंदर, तो स्प्रिंग जितनी ज़्यादा कंप्रेस होती है उसके अंदर एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो मूवमेंट या उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी को हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी होती है जो उसके मूवमेंट की वजह से होती है, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है वो है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन जैसे स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कंडीशन पे रखा है, पोजीशन यानी किसी ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट पे रखा है, तो वो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी होती है जो उसके मूवमेंट की वजह से आती है। देखिए एक्चुअल में जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम वर्क डन करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सलेट करता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। वही वेलोसिटी में चेंज जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इनर्शियली रेस्ट कंडीशन पे, अगर हम उस पर वर्क डन करेंगे तो वो डिस्प्लेस होगा और उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट की वजह से एनर्जी है जो हमने वर्क डन किया है उसकी वजह से आई है, वो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू equivalent to work which an external force would do to do
टू ब्रिंग दी बॉडी फ्रॉम रेस्ट अप टू इट्स वेलोसिटी v। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको जब हम मूव कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी जिस वर्क डन की वजह से आ रही है ना, वो उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन है उसके बराबर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसका रिलेशन जो है वो कैसे आता है। तो हम अज्यूम करते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है। इनर्शियली हम अज्यूम करते हैं कि इसकी इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो u है। अब इस पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे हैं जिसकी वजह से इसका एक्सलेशन a आया। तो कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो हम अज्यूम करते हैं इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो v हो गई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक फोर्स जो है वो वर्क डन कर रहा है जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो होगा इंटीग्रेशन F इंटू डी एक्स, है ना। इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। तो देखिए हम फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलेशन, तो इंटीग्रेशन मास इंटू एक्सलेशन इंटू डी एक्स। मास को हम बाहर लिख लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा ए डी एक्स। देखिए एक्सलेशन को हम लिख सकते हैं वी डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम इस रिलेशन में रख लेते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आएगा वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू वी डी वी ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, डी एक्स को हम हटा देते हैं। देखिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी की लिमिट होगी u से v तक। ये आएगा m इंटीग्रेशन v डी वी u टू v। तो v का इंटीग्रेशन dv के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा v स्क्वायर बाई टू u टू v। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिमिट रख देते हैं। ये हमारे पास आएगा m बाई टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो वर्क डन आया वो हमारे पास आया 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये हमें रिलेशन मिला वर्क डन का, और ये वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर यहाँ पर इनर्शियली ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है तो यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, वो होगी हाफ m वी स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट जो है उसके मास पर और उसकी वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। देखिए एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इसकी यूनिट जो होगी वो जूल में होगी। तीसरा पॉइंट देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी एनर्जी किसी भी टाइप की देखें वो तो स्केलर होती है, तो काइनेटिक एनर्जी है वो स्केलर होती है, यानी ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी डिफाइन नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी को अगर मोमेंटम की फॉर्म में हम देखें तो देखिए मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमने देखा वो आया हाफ एम वी स्क्वायर। अगर ऊपर और नीचे हम एम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रिलेशन मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमें मिलेगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें यहाँ मिल रहा है, दैट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। और मोमेंटम को भी हम यहाँ से लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू रूट, है ना। इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 2m k। तो ये है हमारे पास मोमेंटम का रिलेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक बात समझिए कि काइनेटिक एनर्जी अब से बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हमें रिलेशन देखना पड़ेगा। हमें बोला जाए कि एक बॉक्स है कैपिटल M और दूसरा बॉक्स है स्मॉल m। ठीक है, अब हमें बोला है बताइए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर k1 है और काइनेटिक एनर्जी k2 है, तो यहाँ पर k1 अपॉन k2 जो है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1।
या लेस देन 1। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल M जो है वो ग्रेटर देन स्मॉल m है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसमें हमें देखना होगा कि ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम का रिलेशन दिया हुआ है या वेलोसिटी का। अगर हमें यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पर v1 जो है v1 इज इक्वल टू v2 दिया हुआ है, तो इस कंडीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू मास होगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पर k1 जो है, k1 और k2 इन दोनों का रेशियो जो है वो ग्रेटर देन बनाएगा। और अगर ये दिया हुआ है कि ये गिवन है कि P1 इजिकल टू P2 है, तब हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे सेकंड वाला, जिसमें हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो उस कंडीशन में K1 अपॉन K2 जो है वो लेस देन 1 आएगा। तो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा वो हमें गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला रिलेशन यूज होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, और यहाँ पे दूसरा रिलेशन यूज होगा p स्क्वायर अपॉन 2m। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है if the momentum of certain body is be increased by 50% then kinetic energy increased by। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा है, 50% बोला हुआ है। तो यहाँ पे हम जो यूनिटेड डायमेंशन में हमने जो तरीका देखा था उससे सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें अलग तरीका यूज़ करना होगा। तो हमें बोला हुआ है मोमेंटम जो है वो 50% इंक्रीज हो गया, यानी हम अज्यूम करते हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो p है, तो जो फाइनल मोमेंटम होगा वो कितना हो चुका होगा, 50% इंक्रीज किया है, यानी इनिशियल का 1.5 टाइम हो चुका होगा, तो ये हो जाएगा 1.5 p। ये है p इनिशियल और p फाइनल में रिलेशन। वैसे हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो होगी p स्क्वायर अपॉन 2m, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1.5 p स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बोला है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना है, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगा k फाइनल माइनस k इनर्शियल अपॉन k इनर्शियल इंटू 100, है ना। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं k फाइनल अपॉन k इनर्शियल माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, तो k फाइनल अपॉन k इनिशियल की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। k फाइनल जो है वो है हमारे पास 1.5 p स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन p स्क्वायर अपॉन 2m माइनस 1 इंटू 100। तो देखिए ऊपर जो है वो हमें मिलेगा 2.25 p स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन p स्क्वायर अपॉन 2m माइनस 1 इंटू 100। तो देखिए p स्क्वायर अपॉन 2m जो है वो ऊपर नीचे कॉमन है, जो कट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2.25 माइनस 1 इंटू 100, यानी हमें मिलेगा 1.25 इंटू 100, यानी ये हमें मिलेगा 125%। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो आएगा 125%, यानी करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। अगर यूनिटी डायमेंशन के तरीके से करते तो आंसर सी आता, जो गलत है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी से अभी हमने पहले डिफाइन कर दी थी। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन या स्टेट ऑफ स्ट्रेन की वजह से आती है। तो बॉडी इज कैपेबल ऑफ टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन और स्टेट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है,
तो देखिए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट के अंदर आती कैसे है। देखिए जैसे हम बात करते हैं ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर, तो सोचिए कि जब ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से रिलीज करते हैं तो वो अपने आप ऊपर से नीचे कैसे आती है। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसके लिए उसके पास एनर्जी चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो अपने आप कैसे आ रहा है, वो एनर्जी उसके पास कैसे आई। तो एक्चुअल में जब हम उस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो हमें वर्क डन करना होता है। देखिए इस ऑब्जेक्ट पे हम देखें तो ये नीचे की तरफ mg लग रहा है। जब इस ऑब्जेक्ट को हमें ऊपर लेके जाना है तो ये अपने आप तो जाएगा नहीं, इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ हाइट तक डिस्प्लेस हो पाएगा। तो जैसे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने कुछ हाइट तक ऊपर की तरफ जो है ना, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया है और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से यहाँ तक एच हाइट तक मूव कर गया। अब ये क्वेश्चन है कि यहाँ से यहाँ मूव किया है तो यहाँ पे पहुंचा कैसे, तो ये फोर्स ने जो वर्क डन किया उसकी वजह से पहुंचा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है ये वाला जो है वो कितना होगा, फोर्स इंटू एच। ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर mg जो है वो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स है जो है नीचे की तरफ। तो जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं, है ना, mg नीचे की तरफ लग रहा है यानी कंजर्वेटिव फोर्स जो है नीचे की तरफ है, और जब हम वर्क डन उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये जो वर्क डन है वो कहाँ गया, ये वर्क डन जो है वो कन्वर्ट होता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में और वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाता है। जब हम इसको रिलीज करते हैं तो होता है क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में और वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे आ पाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे उसके कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं तो वर्क डन जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपली अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो हम वो वर्क डन फाइंड कर ले जो हमने इस ऑब्जेक्ट पे किया था। और एग्जांपल देखें जैसे किसी स्प्रिंग का, अगर हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करें या एक्सटेंड करें, जैसे अभी ये मीन पोजीशन पे, तो इसके अंदर अभी स्टोर एनर्जी कुछ भी नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो इसे कंप्रेस करने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। और अज्यूम करते हैं स्प्रिंग जो है वो यहाँ से कुछ कंप्रेस हो गई यहाँ तक। ठीक है। तो जब इसको यहाँ से कंप्रेस किया तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है, कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे वो लग रहा है जो वर्क डन हम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो वर्क डन कर रहे हैं वो कहाँ गया, वो वर्क डन जो है वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो सिंपली वर्ड में हम बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। अब वो कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स यानी इलास्टिक फोर्स हो सकता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, कोई भी फोर्स हो सकता है। तो उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो हम वर्क डन करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। अगर वर्क डन जो है वो हम कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में करें तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट को हम हाइट से ऊपर से नीचे लेके आए तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो सिंपली याद रखिए, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी वर्क डन जो है डेल्टा यू, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। देखिए एक और बार समझिए, ये तो हमने अभी देख लिया कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पर वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है वो, तो ये वर्क डन जो है ये तो पॉजिटिव आएगा। तो जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन है वो तो पॉजिटिव होगा।
तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आता है डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वर्क डन बाय इंटरनल या कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू डेल्टा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देता है। ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें तो डी यू होगा इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू कंजर्वेटिव, और वर्क डन का रिलेशन हम पहले देख चुके हैं, तो ये आएगा डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ कंजर्वेटिव इंटू डी एक्स, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन एफ कंजर्वेटिव इंटू डी एक्स। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम आर से बताएंगे तो इसको आर की फॉर्म में लिख लेते हैं, आर इनर्शियल से आर फाइनल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। अब यहाँ पे फोर्स हम कोई भी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। अगर फोर्स यहाँ पर ग्रेविटेशन होगा तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन मिल जाएगा। अगर फोर्स यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स होगा तो स्प्रिंग फोर्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका रिलेशन आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है वो होता है माइनस इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। ओके, तो इतना याद रखिए कि जब ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव फोर्स एफ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अगर ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट है तो उस कंडीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, यानी डेल्टा यू जो है वो पॉजिटिव आता है। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है उस पर वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन पे होता है तो उस कंडीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव आता है ना। देखिए कैसे, जैसे हम बात करते हैं एक ऑब्जेक्ट मास m, तो जब हम इसको नीचे से ऊपर लेके जाते हैं mg जो है वो नीचे की तरफ है और डिस्प्लेस हम कर रहे हैं नीचे से ऊपर, तो जो वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। अगर हम इसी मास को अगर ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो mg भी नीचे लग रहा है और जो वर्क डन है वो भी नीचे की तरफ है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे स्प्रिंग के लिए, अगर स्प्रिंग जो है स्प्रिंग है ना, या एक मिनट इसको अलग एक और एग्जांपल से देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से देखते हैं। इसमें देखिए जैसे दो चार्ज हैं, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज जो है वो Q2 है। ठीक है, ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है। ठीक है, इसको हमने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इस कंडीशन पे ये जो Q2 चार्ज है उसको हम डिस्प्लेस करते हैं तो हमें ये चीज़ देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा नहीं है बट फिर भी इसका आंसर हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए कैसे, इन दोनों में अगर बात करें तो सेम नेचर ऑफ चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी इस पे जो कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो यहाँ पे लगेगा और इधर लगेगा। तो सिंपली समझिए, जब हम इस ऑब्जेक्ट को पास लेके आएंगे है ना, यानी इस चार्ज Q2 को जब हम Q1 के पास लेके आएंगे तो उस कंडीशन पे हमें कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना होगा, यानी जब हम इस डायरेक्शन में लेके आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। सिमिलरली अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे तो हम कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में वर्क डन कर रहे हैं, तो इस कंडीशन पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो सिंपली एक सिंपली हम ये समझे कि जब भी हम यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तो हमें क्या देखना है, कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन। जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में वर्क डन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और जब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन वर्क डन इज अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज व्हेन वर्क डन इज इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो अभी हमने जो रिलेशन देखा उसको इस इलस्ट्रेशन से समझते हैं।
तो देखिए हमें बोला है द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज, तो फोर्स का रिलेशन दिया हुआ है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इफ इट इज जीरो एट ओरिजिन। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी जो हमने पॉइंट डिस्कस किए उसमें एक और पॉइंट और ऐड करना है वहाँ पे, वो ये चीज़ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। अगर हम रेफरेंस फ्रेम चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एक रेफरेंस रिक्वायर्ड होता है। जैसे हम अर्थ सरफेस को जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानेंगे तो उससे जितनी भी हाइट होगी वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और उससे नीचे जो है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो उसके आगे हम यहाँ पे बात कर रहे थे इलेस्ट्रेशन की, तो देखिए समझिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हमने देखा U इज इक्वल टू माइनस एफ फैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे। तो U इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ हमें दिया हुआ है 2ik प्लस 3jk, है ना। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाले रिलेशन में हमने देखा था कि जितने भी कांस्टेंट फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और डी आर की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 2dx प्लस 3dy। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 2 को हम बाहर ले लेते हैं, 2 इंटीग्रेशन dx माइनस 3, या फिर माइनस को तो ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस 3 इंटीग्रेशन dy। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का U इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3y, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हमें मिलेगा 2x माइनस 3y। ओके,